अब हम समझते हैं कि प्रतिग्रहण और स्वीकृति क्या होती है। यानी प्रतिग्रहण अथवा स्वीकृति, अथवा मतलब दोनों एक ही चीज होती है। प्रतिग्रहण और स्वीकृति एक ही चीज है। वचन ग्रहीता भी एक ही चीज है, एक्सेप्टेंस भी एक ही चीज है, ऑफरी भी एक ही चीज है, वचन ग्रहीता भी एक ही चीज है। तो अब हम थोड़ा इसके विषय में जानते हैं कि क्या है। तो विधिमान्य प्रतिग्रहण के लिए पहले ये जान लें कि भाई हाँ, ये हमें जरूर जानना है कि प्रतिग्रहण क्या है और स्वीकृति क्या है। अरे विकास सिंह बाबू, विकास बाबू, विकास बाबू, विकास बाबू, यही नोएडा वाले अभी चिल्लाएंगे, कहेंगे कि सर बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। यही जो लाइनियाँ नीचवा ऊपर चल रही है ना, देखिए सब जुड़े हुए हैं, तो ये सब बदवा में बहुत चिल्लाते हैं हमारे ऊपर। जो विधिला वाले हैं वो सब नियम बना करके रखे हैं, नहीं तो आपसे बात करवाते इन लोगों से, देखते कैसे अंग्रेजी किटपिट किटपिट करते हैं। तो वो सब भी रामायण को हमारे सुन रहे हैं और कहते हैं सब सर बड़े लहरिया अंदाज में आप पढ़ाते हैं। हमने कहा लहरिया अंदाज में जितना बढ़िया समझ में आएगा ना, उतना प्रोफेशनल में नहीं समझ में आएगा। तो अभी थोड़ा सा हम लोगों को, आप लोगों को ना प्रोफेशनल पढ़ा के दिखाएंगे, प्रोफेशनल कैसे पढ़ाया जाता है। तो विधि, अब ये हमें जानना है कि प्रतिग्रहण क्या होता है अथवा स्वीकृति क्या होती है। तो पहले हम ये जाने कि भैया विधिमान्य प्रतिग्रहण होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो विधिमान्य प्रतिग्रहण होने के कुछ आवश्यक तत्व क्या हैं। एक्सेप्टेंस, व्हाट इज द इसेंशियल्स प्रोडक्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस। तो धारा 2 खा में इसका वर्णन किया गया है। क्या किया गया है कि धारा 2 खा के अनुसार जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है, इसको देखिए प्रोफेशनल में थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं, प्रोफेशनल में कैसे कहते हैं। देखिए धारा 2 खा में इसका वर्णन किया गया है कि जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है, तो उस प्रस्थापना के संबंध में उसकी अनुमति अगर संज्ञात करता है, तो यह कहा जाता है कि प्रस्थापना प्रगृहित हुई है। तो आप समझ ही रहे होंगे भाई, प्रस्थापना गृहित हो ही गई। तो प्रस्थापना स्वीकृति के बाद प्रतिज्ञा वचन वचन का निर्माण जो है हो जाता है। प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति प्रॉमिसर होता है और प्रस्थापना को स्वीकृति करने वाला वचन ग्रहीता होता है। यदि भुगतान की शर्त उसमें दी गई है तो अब स्वीकृति से भुगतान करने की प्रतिज्ञा नहीं होती है। बस यही करके कहेगा नेक्स्ट। जो प्रोफेसर होता है, जो कॉलेज में पढ़ाता है, वो ऐसे ही पढ़ाता है। हम भी पढ़े हैं, कोई आप नहीं पढ़ने गए हो, आपसे ज्यादा पढ़े हैं, ये भी गारंटी है। तो अब लीजिए क्या है कि धारा 2 खा क्या कहता है कि प्रतिग्रहण को पूर्ण करने के लिए कुछ विधिमान्य तत्वों की आवश्यकता होती है। उसका वर्णन धारा 2 खा में किया गया है। क्या किया गया है कि जबकि वह व्यक्ति कौन, जबकि वह व्यक्ति कौन जिससे प्रस्थापना की जाती है, जिससे प्रस्थापना की जाती है। अब आप अभी तक आप ये चले थे कि प्रतिग्रहण मान करके, सॉरी ऑफर मान करके चले थे आप, प्रस्ताव और प्रस्थापना ये सब सुन रहे थे। अब आप थोड़ा सा पक्ष को अपने पलट दीजिए। अब आप हो जाइए कौन, प्रतिगृहित हो जाइए। तो प्रतिगृहित अगर आप हैं तो प्रस्थापक कौन हुआ, हम हुए या सामने वाला कोई हुआ। तो खा के अनुसार जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है, तो प्रस्थापना किससे की जाती है, प्रस्थापना उससे की जाती है जो प्रस्ताव देता है, जो ऑफर करता है। उस प्रस्थापना के संबंध में अपनी अनुमति को क्या करता है, संज्ञात करता है। संज्ञात मतलब जानकारी में उसको लेकर कहता है। तब तक यह कहा जाता है कि प्रस्थापना वचन गृहीत हुई है। प्रस्थापना क्या हुई है, वचन गृहीत हुई है। यदि जिससे प्रस्थापना की जाती है उस प्रस्थापना के संबंध में अपनी अनुमति को संज्ञात करता है, जिस क्या करता है, प्रस्थापना के संबंध में, यानी जो प्रस्थापना हो रही है उसके संबंध में अपनी अनुमति, यानी अपनी अनुमति मतलब अपनी मर्जी को क्या करता है, संज्ञात करता है, बता देता है या जाहिर कर देता है, तब यह कहा जाता है कि प्रस्थापना प्रतिगृहित हुई है। यहां थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। यहां यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको निमंत्रण मिल चुका है, अब आप कौन है, अब आप प्रस्थापक हैं, तो सामने वाला कौन है, प्रतिगृहित है। तो अब आप प्रस्थापक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप ऑफर कर रहे हैं। तो प्रतिगृहित क्या कर रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है। तो स्वीकार कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से वो किसका काम कर रहा है, प्रतिगृहित का काम कर, एक्सेप्टेंस का काम कर रहा है। तो वही इसमें बताया गया है कि जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है, यानी अब हमने आपको निमंत्रण दे दिया, हमने आपको निमंत्रण दे दिया, अब आप हो गए प्रस्थापक, तो आप हमसे क्या करेंगे, आप हमसे क्या करेंगे, आप प्रस्ताव देंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे। तो
तो यानी आपसे हम क्या कर रहे हैं, आपसे हम प्रस्थापना कर रहे हैं। अब हम प्रतिगृहित हैं, हम आपसे प्रस्थापना करते हैं। तो उस प्रस्थापना के संबंध में अपनी अनुमति संज्ञात करता है। कौन करता है? वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है। तो प्रस्थापना किससे की जाती है? प्रतिगृहित से की जाती है। तो अपनी अनुमति को क्या करता है? वो संज्ञात करता है। तब यह कहा जाता है कि प्रस्थापना जो है वो क्या हो गई? वचन ग्रहित हो गई। तो प्रस्थापना स्वीकृति होने के बाद प्रतिज्ञा या कह सकते हैं कि वचन का रूप धारण कर लेती है। अगर एक प्रस्थापना है या प्रस्ताव है, आपने किसी को दिया और उसने स्वीकार कर लिया। जैसे कहने का मतलब अमन यादव जी कहे थे, अमन यादव की कि राहुल सर आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, इस बार जब गांव आइएगा ना तो हम आपको एकदम ओरिजिनल भैंस का दूध पिलाएंगे 2 गिलास। तो वो हमको ऑफर दिए हैं कि आप जब हमारे यहाँ आएंगे, तब निश्चित नहीं है कि कब आएंगे, पहले कलियां पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, आप जब हमारे यहाँ आएंगे तब। तो आपने मुझे निमंत्रण दिया। निमंत्रण तो यही होता है, न्योता देते हैं ना कि हमारे सिस्टर की शादी पड़ी है, हमारे दूसर के भैया का वाइफ आने वाली हैं, शादी पड़ा है, गवना है, ब्याह है। तो क्या होता है, आप निमंत्रण देते हैं सामने वाले को, और सामने वाला उसको क्या करता है? आपको प्रस्ताव देता है, हाँ कि भाई मैं फला तारीख को फला डेट में आ रहा हूं। तो आप उसको क्या करते हैं? स्वीकृति कर लेते हैं, यानी कि प्रतिग्रहित कर लेते हैं। बताइए। क्या कर लेते हैं? दूध है, वहीं रख दीजिए। ए ले आ यादव जी, अमन बाबू आशीष यादव ले आते यार, नाम लिए नहीं कि दूध आ गया मेरा। चलिए अभी हम पियेंगे साथ साथ, आप बतियाते बतियाते आप लोगों से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रस्थापना, यदि आप ये कहे कि हम आपको दूध पिलाना चाहते हैं और हमने उसको जो है क्या कर लिया, आपने निमंत्रण दिया, हमने प्रस्थापना कर लिया, फिर हमने आपको क्या किया, उसको कहा कि हाँ ठीक है हम 10 बजे तक, 10 तारीख को इतना बजे आएंगे तो दूध पिएंगे। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का वचन हो गया, प्रॉमिस हो गया। हमने आपसे वादा कर दिया कि हम 10 तारीख को आएंगे और दूधवा पिएंगे भैंसिया का। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का प्रॉमिस हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो प्रस्थापना स्वीकार करने वाली व्यक्ति को वचन ग्रहीता कहते हैं। ये तो सबको पता है भाई, एक प्रस्तावक होता है, एक प्रस्थापना। तो प्रॉमिसी भी कहते हैं। यह कि भुगतान करने की शर्त रहित अभिस्वीकृति को भुगतान करने की प्रतिज्ञा नहीं माना जाता। तो यह कि भुगतान करने की शर्त रहित, अगर भुगतान कर, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का पैसे का लेन देन है, मान लीजिए हमारे यादव जी के बीच में है कि फीसवा जमा करेंगे यादव जी, और हमको उनके यहाँ लेने जाना पड़ेगा। तो अगर कोई जिक्र ऐसा आ गया जो भुगतान की शर्त रहित, किसी प्रकार का भुगतान हो सकता है, पैसे का हो सकता है, किसी वस्तु का, सामान का, गाय का, भैंस का, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या हो गया? अगर वो शर्त उसमें नहीं है, अगर ऐसी कोई शर्त नहीं है, पैसे वैसे का कोई जिक्र नहीं है, तो क्या हो जाएगी? भुगतान करने की प्रतिज्ञा उसे नहीं माना जाएगा। उसे भुगतान करने की, अब इस स्वीकृति को भुगतान करने की प्रतिज्ञा क्या होगा? वो नहीं माना जाएगा। तो एक सेंटेंस आया अभिस्वीकृति। यादव जी यस सुनने में सर। आ रहा है ना? तो बताइए यस सर। अभिस्वीकृति क्या होता है? अब स्वीकृति अभिस्वीकृति क्या होता है? जो सर भुगतान मतलब नहीं हो गया हो, हाँ भुगतान सर जैसे नहीं हुआ हो, हाँ। उसी को अब स्वीकृति कहते हैं ना। तो स्वीकृति किसे कहते हैं? अब स्वीकृति सर। नहीं नहीं, तो स्वीकृति क्या होती है? अभिस्वीकृति और स्वीकृति क्या होती है? अभिस्वीकृति और स्वीकृति में कुछ अंतर नहीं है? है सर, स्वीकृति जो मतलब एक्सेप्टेंस जो सर स्वीकार कर लिया जाता है। जब 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 जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जाता है और वह उस पर अपनी सहमति दर्शाता है तो उसे क्या कहते हैं? अभिस्वीकृति कहते हैं। ठीक है? रचनात्मक कला, वैज्ञानिक साहित्य कहते हैं उसको। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि आप लिखेंगे कि श्रीमती, फिर सब्जेक्ट का नाम, शिक्षक का नाम, फिर तो प्रधानक का सम्मान, धन्यवाद करता हूं,
उन्होंने मुझे परियोजना कार्य करने का अवसर प्रदान किया, हमें सभी समर्थन और मार्गदर्शन दिया। तो ये आप क्या कर रहे हैं, स्वीकृति कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो उसी को यहाँ अभिस्वीकृति कहा गया है। अरे आप जब भारतीय अनुबंध अधिनियम पढ़ेंगे तो 2 में इसकी स्वीकृति है। तो ये अच्छा कोई बताएगा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम क्या होता है? भारतीय अनुबंध अधिनियम क्या होता है? कोई एक लोग बताए। तो बताओ बाबू, भारतीय अनुबंध अधिनियम क्या होता है? कोई एक बताए। आशीष बाबू बताओ तो। जो सर 1872 में अथवा लागू किया गया था ना। अरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस इतने जान लो यार, अनुबंध मीन्स भी संविदा होता है और संविदा मीन्स भी अनुबंध होता है। दोनों बातों को साक्षी समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोलती नहीं हो सर? आ रहा है तो बोलती काहे नहीं हो? सर, अभी आप क्वेश्चन कर रहे हो सबसे, तो क्या कर रहे हैं? हमने पूछा था कि अनुबंध क्या होता है। पूछ लेगा कोई स्कूल में कि अनुबंध को परिभाषित कीजिए, तो अनुबंध को आप कैसे परिभाषित करेंगे जब आपको पता ही नहीं रहेगा? तो सर संविदा को ही अनुबंध बोलते हैं। आज हम पूछ रहे हैं तब बता रही हो ना। क्या हो गया है आप? हेलो सर। हेलो सर। हाँ बताओ बाबू। सर गौड़ को क्या कहते हैं? हाँ आशीष जरा बताना गौड़ को क्या कहते हैं इनको तो। अच्छा आशीष से पूछ रहे हैं क्या गौड़ को क्या कहते हैं? जी सर, थोड़ा बता दीजिए, भूल गए हैं यार। कोई जानता है तो बताओ भाई, हमको भूल गया यार, हमको भूल गए। क्या होता है ना गौड़? सर संपत्ति, संपार्श्विक। संपार्श्विक नापतोल। सर संपत्ति, यस सर। संपार्श्विक कहते हैं जिसमें किसी क्या हो जाए, जिसमें किसी संपत्ति का जिक्र हो जाए। मैं भूल गया था लेकिन मुझे याद आ गया, इसलिए बता दे रहा हूँ। क्योंकि जब आप लोगों को कोई चीज नहीं याद आती है तो मजबूरन मुझे याद करना ही पड़ता है। जैसे कि अंशिता चुपचाप बैठी रहती हैं और शिखा अभी चुपचाप बैठी रहती हैं। ये लोग हमारे पुराने जानने वाले हैं। सर सर जिसमें सर संपत्ति की जिक्र किया जाता है। हाँ संपत्ति का किसी प्रकार की संपत्ति हो सकती है। जी सर। तो अब नीचे आइए देखते हैं क्या लिखा है कि प्रतिग्रहण का संविदा सृजन में महत्वपूर्ण योगदान है। अरे जाहिर सी बात है, योगदान तो होगा ही, क्योंकि प्रस्ताव जब तक प्रतिग्रहण होगा नहीं तब तक वो करार नहीं बनेगा तो संविदा कहां से बनेगा। अब बिना प्रस्थापना के प्रतिग्रहण के संविदा का सृजन नहीं हो सकता। तो बिना प्रस्थापना के प्रतिग्रहण के संविदा का, अरे भाई जब कोई प्रस्थापना ही नहीं करेगा तो कोई प्रतिग्रहण कैसे करेगा? और जब प्रस्थापना प्रतिग्रहण दोनों नहीं होगा तो करार नहीं होगा, और जब करार नहीं होगा तो संविदा कहां से होगा? तो एक करार को संविदा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? धारा 10 के सब सेक्शनों की बातों को पूरा करना पड़ता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि आपके भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में धारा 2 और धारा 10 का बहुत उल्लेख है और हमेशा इसी से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए धारा 10 और धारा 2 को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। अब क्या हम पढ़ेंगे? द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द लीगल एक्सेप्टेंस, विधिक प्रतिग्रहण अथवा स्वीकृति के आवश्यक तत्व। अभी तक हम यहां पे थे, कहां पे थे हम? विधिमान्य प्रतिग्रहण के लिए आवश्यक तत्व। सेम बात यहां पे भी लिखी गई है, बस शब्दों का उलट फेर केवल किया गया है कि विधिक प्रतिग्रहण अथवा स्वीकृति के आवश्यक तत्व, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द लीगल एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहला देखते हैं क्या है। सबसे पहला बात यह है कि प्रतिग्रहण की सूचना देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? तो धारा 2 ख में परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। कैसे स्पष्ट किया गया है? कि प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक को दी जानी चाहिए। यानी जो प्रतिग्रहण कर रहा है वह यह प्रस्तावक को बताए कि हाँ आपने जो मुझे ऑफर दिया है मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है। धारा 3 क्या कहता है? धारा 3 कहता है कि प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रस्थापनाओं की संसूचना। धारा 2 सर। सर हाँ बोलिए।
धारा दो फिर से बता दीजिए तो। धारा दो खा 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 उसका जी उपवर्ग है। जी सर। उसकी परिभाषा से यह स्पष्ट है कि प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक को दे देनी चाहिए। यानी कोई आपको ऑफर किया कि यह पेन जो है मैं आपको, या किसी ने कहा कि यह पेन मैं आपको देना चाहता हूं। मान लीजिए आपने मुझे कहा कि सर मैं आपको एक कुछ नहीं दे सकता हूं सर, आप इतना मेहनत से मुझे पढ़ाते हैं, तो मैं आपके लिए एक पेन कुरियर करना चाहता हूं। या आपसे मैं कहीं मिला तो आप कुछ नहीं कर सके तो मेरे जेब में एक पेन लगा रहे हैं। तो एक जब कोई शिक्षक होता है, मतलब स्टूडेंट होता है, और जब अपने वो शिक्षक को एक पेन देता है, वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जैसे कुछ लोग क्या होता है, मैं अपने जब गुरु को मिलता हूं तो हमेशा मैं उसे एक बुक देता हूं, हमेशा कोई ना कोई से किताब देता हूं और उसके साथ एक पेन देता हूं। तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि शिक्षक अगर पैसा नहीं लेता है तो इसके मतलब वो एक गुरु आपका है, और अगर आपने उसको एक पेन दे दिया, समझिए बहुत कुछ आपने दे दिया उसको। तो प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक को दे देनी चाहिए। यानी कि हम अगर आपके द्वारा किसी प्रकार का कोई ऑफर दिया गया उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो हमको आपको ये बता देना चाहिए कि हम आपके द्वारा दी गई जो सूचना उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रतिग्रहण कहते हैं। इस सब कुछ आप लोग जानते हैं, बस खाली याद दिलाया जा रहा है कि सरकार की भाषा में इसे क्या कहते हैं बस। धारा 3 क्या कहता है कि प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रस्थापनाओं का प्रतिग्रहण और प्रस्थापनाओं का तथा प्रतिस्थापनाओं का प्रतिसंहरण क्रमशः प्रस्थापना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले पक्षकार के कार्यकलापों से समझा जाता है, जिसके द्वारा यह ऐसी प्रस्थापनाओं, प्रतिग्रहण और प्रतिग्रहण को संसूचित करने का आशय रखता है। क्या? इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रस्थापनाओं की संसूचना किस चीज के लिए? प्रस्थापनाओं का प्रतिग्रहण करने के लिए। और क्या? प्रस्थापनाओं तथा प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण क्रमशः प्रस्थापना करने वाले। क्रमशः मतलब क्या होता है? कोई चीज एक क्रम में की जाए, 1 2 3 4 5 6, रोमन में 1 2 3 4 5 6, ABCDEFG। तो जब प्रस्थापनाओं का प्रतिग्रहण, तो इसका संदर्भ ये समझिए कि जैसे हाईकोर्ट वगैरह में क्या होता है, मैं बैठता हूं मुझे पता है, वहां ऐसा होता है ना कि जैसे कोई मैटर होता है ना, तो उसको एक जवाब पे जवाब लगाया जाता है। जैसे वादी का पक्ष देखा जाता है कि वो एक में क्या कहता है, वह एक में क्या कहता है, वह एक में कहता है कि ये मेरे घर डकैती नहीं किए थे, डकैती किए थे। दूसरे में कहता है कि 3 लाख की चोरी किए थे। तीसरे नंबर पे वो कहता है कि हमारे घर में महिलाओं से छेड़खानी भी किए थे। तो हम उसका 3, जैसे 1 2 3 में उसने लिखा, तो हम भी उसका 1 2 3 में जवाब देंगे। लिखेंगे कि वादी द्वारा जो तथ्य दिए गए हैं, पहले तथ्य का आंसर यह है कि हम उनके घर में चोरी नहीं किए थे। दूसरा लिखेंगे हम उनके घर से 2 लाख रुपया नहीं लिए थे। तीसरा, हम उनके घर में किसी भी महिला को हम छेड़खानी नहीं किए थे। तो जैसे नंबर वाइज क्रमशः जो है बताया जाता है। तो यही यहाँ पे भी आपको सिखाया जा रहा है छोटे लेवल पे कि क्रमशः प्रस्थापना को बताना चाहिए। अरे बकलुल्लवा, जब बड़ा हो जाओगे, कोर्टवा में जाओगे तो क्या होगा, कौनो बतिया हो जाएगी, मान लीजिए उसने 10 बात लिखा, तू लाइन से लिख देगा, और जब तुम्हें पता ही नहीं रहेगा तो तुम 5 लाइन में लिख करके भेज दोगे, तो मामला क्या हो जाएगा? अभी कल यहाँ पढ़े थे ना, वो कहेगा कि 2 प्रश्न पूछे थे, इक्के का जवाब दिए, इसलिए संविदा भंग हो जाएगी और हो जाएगा तुम्हारे क्लाइंट का नुकसान। तो इसीलिए ये सिखाया जा रहा है आशीष बाबू कि सर। जब आपको यस सर। प्रस्थापना दी गई तो प्रतिग्रहण कैसा होना चाहिए? जी सर। क्रमशः होना चाहिए, निम्नवत होना चाहिए। पक्षकार को ऐसे कार्यकलापों में समझा जाता है। कौन से कार्यकलाप? अरे जब नंबर वाइज लिखेगा तभी ना तो पता चलेगा ना कि क्या कार्य है और क्या उसका कलाप है, जिसके द्वारा ऐसी यस प्रस्थापनाओं, सर। प्रतिग्रहण और प्रतिग्रहण को संसूचित करने का आशय रखता है। क्या करता है? जिसके द्वारा ऐसी प्रस्थापनाओं का प्रतिग्रहण, प्रतिग्रहण को संसूचित रखने का आशय रखता है। आशय क्या होता है, हेतु क्या होता है, उसको इंग्लिश में मोटिव कहते हैं। ठीक है? अथवा, अथवा अथवा मतलब अगर इसको नहीं समझ पाए हैं तो दूसरी वाली लाइन में समझिए।
तो अगर उसको नहीं समझ में आए तो दूसरी वाली लाइन में भी आप समझ जाएंगे। जो उसे संसूचित करने का प्रभाव रखता है, जो उसे संसूचित करने का प्रभाव रखता है, प्रस्थापना के प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्थापक को दे दी जानी चाहिए। यानी जो प्रस्थापना करता है उसको ये सूचना दे देनी चाहिए, भाई हम आपके द्वारा दिया गया जो प्रस्ताव है ना उसे स्वीकार कर रहे हैं। अथवा अभी भी नहीं समझ पा रहे तो फिर से समझिए, उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए। तो तोड़ तोड़ अलग अलग तरीके से देखिए, या अथवा 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 करके कानून की किताबों में ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसको समझना कानून की किताबों को थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए अथवा अथवा या करके बार बार बताया जाता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे समझो। देखो, एक बार बताया उसने पहले ऊपर, फिर उसने कहा अथवा ऐसे समझिए, अच्छा नहीं समझ में आया, अथवा ऐसे समझिए, अच्छा नहीं समझ में आया, अथवा ऐसे समझिए। तो अथवा उस व्यक्ति को, सबको आवाज आ रही है? शुरू करें? यस सर। यस सर। यस सर। तो अथवा उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो प्रस्थापक की ओर से प्रस्थापना के लिए प्रतिग्रहण की सूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है। चलिए, तो प्रस्थापना के प्रतिग्रहण की सूचना यानी प्रपोजल की जो नोटिस है, प्रतिग्रहीता द्वारा, अथवा यहां पे समझ जाइए, यहां पे ये कह रहा है कि प्रस्थापना के प्रतिग्रहण की सूचना, प्रस्थापना को स्वीकार करने की सूचना। एकता जी भी आ गई हैं। एकता जरा अपने नंबर से, अपने नंबर से जरा मोबाइल पर, जो मेरा पर्सनल नंबर है उस पे मोबाइल पे जरा कुछ लिख करके भेज दो, हाय लिख दो या एकता लिख दो, ताकि ये पता चल जाए ये आप ही का नंबर है। क्योंकि आपका नंबर अननोन नंबर दिखाता है, तो हो सकता है कभी इसको हटा दिया जाए, ग्रुप वाले बैंगलोर वाले हटा दे तो दिक्कत हो जाएगी ना। बाकी सबका आपके कॉलेज ने नाम दिया था, लेकिन आपके नाम दिखाता नहीं है इसमें। 2-3 और बच्चे हैं जिनका नाम नहीं दिखाता है। जब वो कभी ज्वाइन करेंगे मुझे दिखाई देगा तो मैं उनको बताऊंगा। तो अपने जरा नंबर से कुछ भी लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए ये आपका नंबर है, तो मैं रजिस्टर्ड करा दूं। क्योंकि शायद आपने बाद में कॉलेज अपना ज्वाइन किया था तो कॉलेज वाले आपका नंबर नहीं दिए थे। तो प्रस्थापना के प्रतिग्रहण की सूचना, प्रस्थापना के प्रतिग्रहण की सूचना प्रतिगृहीता द्वारा क्या करनी चाहिए? दे दी जानी चाहिए। प्रतिगृहित अभिकर्ता द्वारा दे दी जानी चाहिए, अथवा प्रतिग्रहोता द्वारा इस निमित्त प्रतिगृहित अभिकर्ता द्वारा दे दी जानी चाहिए। आप प्रस्थापना के प्रतिग्रहण की सूचना प्रतिगृहीता द्वारा अथवा प्रतिग्रहोता द्वारा क्या करनी चाहिए? निमित्त प्रतिगृहित अभिकर्ता द्वारा दे दी जानी चाहिए। अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्थापना। हाँ हेलो सर, प्रतिग्रहोता क्या है? अच्छा। कौन बोला? आशीष। अच्छा, आप पढ़े नहीं थे क्या? प्रतिग्रहोता मीन्स क्या होता है? नहीं सर। अरे प्रतिगृहीता भी एक चीज है, प्रतिग्रहोता भी एक चीज है, स्वीकारता भी एक चीज है, स्वीकृतिकर्ता भी एक ही चीज है, प्रतिज्ञाकर्ता भी एक ही चीज है। हिंदी में क्या है देखो, इंग्लिश में सिर्फ चूंकि अंग्रेजों का लाया हुआ है इसलिए जी सर। ऑफर और ऑफर ही चलता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते तो सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी पड़ती, ऑफर या ऑफरी। चूंकि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो कोई कोर्ट में इसको प्रस्ताव और स्वीकृति कहा जाता है, कोई प्रस्थापक और प्रतिगृहित करता है, कोई प्रस्थापना और प्रतिग्रहोता कहता है, कोई कहता है कि वचनकर्ता, कोई कहता है वचन ग्रहीता, कोई कहता है कभी कभी आपने देखा होगा लिखते हैं लोग, क्या लिखते हैं याद ही नहीं आ रहा है। अरे जो अरे क्या बोलते हैं, याद ही नहीं आ रहा है यार। अरे लोग कहते हैं ना वचन ग्रहीता या प्रतिज्ञा करता, हाँ प्रतिज्ञा करता। तो ये सब का मतलब जो है वो एक है। ये आपको शब्दवत तोड़ के बता रहा है। देखिए पहली लाइन को पढ़िए, पहली लाइन को, हाँ नीचे से दूसरी लाइन को पढ़िए, क्या कह रहा है? कोई कुछ बोलना चाह रहा है? साक्षी सबको म्यूट कर देना।
शब्द को समझिए, कुछ नहीं वो कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि अथवा जो उसे संसूचित करने का प्रभाव रखता है। दूसरी ऊपर नीचे से दूसरी लाइन को पढ़िएगा। प्रस्थापना के प्रतिग्रहण अथवा, इसने क्या कहा, प्रतिग्रहण अथवा, यानी प्रतिग्रहण और अथवा सुकृति। तो यानी प्रतिग्रहण सुकृति क्या होती है, एक ही चीज होती है। अथवा मतलब लग गया, मतलब एक ही चीज हो गई। नीचे वाली लाइन को देखिए, प्रस्थापना के प्रतिग्रहण की सूचना। फिर वो कह रहा है प्रतिग्रहीता द्वारा अथवा प्रतिग्रहोता, यानी प्रतिग्रहीता अथवा प्रतिग्रहोता, यानी प्रतिग्रहीता और प्रतिग्रहोता एक सर ही आवाज चीज नहीं आ रही है आपकी। है। एक मिनट, हाँ अब आ रही होगी। यस सर। देखिए शब्दों को भाई साहब पढ़ा कीजिए थोड़ा सा। आप लोग हर चीज बताएं सर, तभी नहीं काम चलेगा। लेक्चर कैसे अटेंड करेंगे कॉलेज का जब हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं? तो प्रस्थापना के प्रतिग्रहण की सूचना प्रतिग्रहीता द्वारा अथवा प्रतिग्रहोता, जहां अथवा लग जाता है इसका मतलब ये दोनों शब्द एक ही हैं, प्रतिग्रहीता और प्रतिग्रहोता। साक्षी समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो प्रतिग्रहीता और प्रतिग्रहोता जो है वो, ये बाबू ये इतना चीड़ फाड़ करके कोई नहीं पढ़ाएगा। ये तो बहुत एकदम बेसिक पे उतर करके ला को पढ़ा रहे हैं। यही बेसिक आप लोग कंसेप्ट को क्लियर कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं ला के 5 साल ना पूरे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ा डालूंगा, और ऐसे पढ़ाऊंगा कि दिमागिया में एकदम छप जाएगा। जैसे संविदा, प्रस्ताव, निमंत्रण, प्रतिग्रहिता छप जा रहा है ना, वैसे गारंटी मैं दूंगा कि छप जाएगा बिना कोई किताब पढ़े। खाली सुन करके अगर 70 नंबर ना लेकर के आए लामित, फिर कहिएगा सर क्या कह रहे थे। बस खाली अभी बेसिक चल रहा है, इसको आप मजबूती से करिए। बार बार शब्दों को उलट उलट करके आपको बोला जा रहा है, प्रतियोगिता प्रतियोगिता, इसको समझने का कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कागज में लिखिए, कागज में लिख करके दिन भर रटिए। ये तो है सर। ओके सर, ओके। ये बेसिक है बाबू, अगर इसको आप कंप्लीट कर लिए तो आगे बड़े आसानी से आप पढ़ लेंगे। तो द्वारा निमित्त प्रतियोगिता तो द्वारा सर दी जितना जानी पढ़ने चाहिए। हैं? जितना पढ़ने में नहीं याद होता उससे बढ़िया लेक्चर से याद हो जाता है सर। वो कहानी जैसा बता देते। लेकिन यह भी होता है ना कि लेक्चर देने वाला कैसा है। हाँ जी। टीचर कभी भी ना नहीं मौन आप। धारण, टीचर कभी भी ना शांत वाला नहीं होना चाहिए। टीचर जितना ही चिल्ला यस के, सर। जितना इधर उधर की बातें करके पढ़ाता है, चीजें उतना ज्यादा दिमाग में घुसती है। ऐसा मेरे गुरु कहा करते थे। इसलिए मैं व्यक्तिगत अपने निजी जीवन में इतना चिल्लाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं शांत रहता हूँ, क्योंकि मैं इनकम टैक्स सेल टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं शांत रहता हूँ। मैं इतना चिल्लाता नहीं हूँ, लेकिन आप क्लास में मैं बहुत चिल्लाता हूँ। आप पढ़ाते हैं तो जैसे खान सर पढ़ाते हैं वैसे लगता है। अरे सर आपने तो यार मतलब, अरे कहाँ यार, इतने बड़े गुरु के नहीं सामने आपने हमको। ठीक है, वो सही है। लेकिन वो चीजें थोड़ा थोड़ा आती हैं सर। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको आसमान में चढ़ाएं या बहुत तारीफ या फर्जी कोई वो, ऐसा नहीं है। अरे लेकिन कुछ उनसे तो, चीजें उनसे आ तो रही हैं हमारी, वो चीजें। उनसे तो तुलना तो छोड़ दीजिए। उनसे कभी हमारी जो है तुलना तो छोड़ दीजिए, तुलना का जो ता है वो कभी नहीं शामिल किया जा सकता। अरे वो तो ऐसा परमानंद नहीं है सर। महाराज हैं। इसलिए हो सकता है आप उनसे भी आगे हो अरे जाए। नहीं, वो अरे सब चीजें नहीं है, मेरी कोई कोई किसी से इच्छा भी हो मेरी कोई सकता है, इच्छा ऐसा नहीं नहीं है है, सर। मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैं उनसे आगे निकलूं। लेकिन और ना मेरे अंदर ऐसा कभी ये नहीं होता। भाव आता है कि मैं उनसे किसी प्रकार का कंपटीशन करूं। हाँ बस मैं नहीं, ये चाहता हूं कंपटीशन कि किसी का बात नहीं है सर। हाँ कोई जो आईएएस नहीं बनते हैं वही आईएएस बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो लोग आईएएस नहीं पास किए हैं वो कोचिंग खोल के वही आईएएस बना रहे हैं लोगों को। चलिए, छुपे शब्दों में आपको बहुत तो बहुत धन्यवाद है। भगवान उम्मीद जी, करता हूँ आपके आशीर्वाद जो है मुझे लगे, और मैं इसी तरीके से तरक्कियों को जो है छूता रहूं, और बच्चे हमको पसंद सर। करें। वैसे अच्छा बच्चे हमको पसंद करते हैं, बाहरी बच्चे जो है वो लोग भी कहते हैं कि सर आप ठीक पढ़ाते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मैं ठीक पढ़ाता हूँ। चलिए, कभी ठीक अगर है। संजोग तो ऐसे रहेगा नहीं, लेकिन अगर कभी भविष्य में आप लोगों से मिलना हुआ, तो नहीं होगा तो सर। एग्जाम का जो एग्जाम जब आप लोगों का पेपर चलेगा, यस तो सर। पेपर के समय जो है किसी दिन, एक दिन पेपर के समय ही आ जाऊंगा, और किसी पीपल के पेड़ के नीचे वहीं आपके कॉलेज में मिलूंगा, भले 10 मिनट के सर लिए सर हो तो क्या बिल्कुल। होगा। बिल्कुल आइएगा सर। सर जरूर आइएगा सर, आपसे मिलना भी एक बार। आप किसी दिन अम्बेडकर नगर आइए सर। हाँ हाँ, तो नहीं जरूर फोन जरूर। करिएगा, दर्शन दर्शन करेंगे सर आपका। जरूर जरूर जरूर। चलिए ठीक है, सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो क्या कहा गया कि अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा,
अब यहाँ पे भी आप लोग जैसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब कीजिए, मैं चाहता हूँ यार कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोगों का बेसिक जो है ना वो कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक फिर आगे जो है पढ़ाई करने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो अरे यार ये काहे बंद हो जा रहा है। तो अपराधिकृत क्या होता है? नहीं है। हाँ, अपराधिकृत क्या होता है? कोई एक बता दे, अपराधिकृत क्या होता है? अपराधिकृत, अरे अधिकृत जानते हैं? अधिकृत किसी के अधीन, ठीक है, अधिकृत होता है किसी के अधीन। और प्राधिकृत क्या होता है? विधिवत अधिकार, प्राधिकृत अभिकर्ता, यानी कि जिसके लिए अधिकार प्राप्त हो, वो क्या है? वो अपराधिकृत व्यक्ति हो। ये समझाना ये चाह रहा है कि यदि जो प्रतिगृहीता है वो बहुत बड़ा आदमी है, मान लीजिए आपने कोई एक नोटिस दिया, किसको दिया? आप थोड़ा ठीक ठाक उस योग्य हैं, और आपने एक नोटिस दिया, किसको दिया? मान लीजिए धीरू भाई अंबानी को आपने, अरे सॉरी वो तो रहे नहीं, अनिल अंबानी को या मुकेश अंबानी को आपने नोटिस दिया। तो मुकेश अंबानी थोड़ी आएंगे आपको उत्तर देने का, हाँ हाँ पाठक जी, हाँ सर, अरे सर हम आपकी बात को मान रहे हैं, ना 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 ना। कौन आएगा? अपराधिकृत व्यक्ति आएगा। तो अप्राकृतिक व्यक्ति कौन होता है? जिसके लिए अधिकार प्राप्त हो, जिसको यह अधिकार दिया गया हो कि तुम इसकी तरफ से जा करके हमारी बातों को उनके समक्ष क्या कर सकते हो? प्रस्तुत कर सकते हो। तो समझाने का प्रयास बस यहां हो रहा है, क्या ये बात है कि अगर हम अनिल भाई अंबानी को कोई प्रकार का उनके साथ संविदा करें, तो उनका कोई अपराधिकृत व्यक्ति जो है वो आकर के हमारे साथ जो है कर सकता है? नहीं, क्योंकि अपराधिकृत अपराधिकृत में जो है वो अंतर हो गया, एक अथोराइज्ड हो गया और एक अथोराइटेटिव हो गया या अनअथोराइज्ड हो गया। तो प्राधिकृत कौन हो गया? प्राधिकृत वह हो गया जिसको पूंजीवाद की समस्याओं के लिए क्या किया गया हो, उसको अधिकार दिया गया हो, वो प्राधिकृत हो गया। अगर वहां बार बार मेरे मुंह से अपरा निकल जा रहा है, और अगर कहीं पे ये शब्द आ गया कि अपराधिकृत, तो आ को अलग पढ़ दीजिए, जिसको अधिकार ना दिया गया हो। प्राधिकृत जिसको अधिकार दिया गया हो, अपराधिकृत जिसको अधिकार ना दिया गया हो। तो अगर अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्थापना के प्रतिग्रहण को सूचना देने पर संविदा का सृजन होगा भाइयों? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अपराधिकृत है। प्राधिकृत का अर्थ ये होता है, आप लोग कहीं पेपर पर साइन करते होंगे तो निचवा लिखा होता होगा ऑथराइज सिग्नेचरी। हु पर्सन, दैट पर्सन, who person, that person is authorized for the signatory। जो व्यक्ति संस्था द्वारा क्या किया जाता है? अथोराइज किया जाता है। अथोराइज को ही हिंदी में प्राधिकृत कहते हैं, और अनअथोराइज्ड को हम अपराधिकृत कहते हैं। तो अपराधिकृत व्यक्ति अगर जा करके किसकी तरफ से, अनिल अंबानी की तरफ से आकर के हमसे कहे, तो हम क्या मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि संविदा का सृजन ही नहीं होगा। लेकिन अगर उनकी पर्सनल सेक्रेटरी, अरे उस दिन तो खुश हो जाऊंगा यार, जिस दिन उस दिन सेक्रेटरी आकर के उस दिन हमसे कहेगी, उस दिन तो यार अलग ही धुन होंगे। सेक्रेटरी आकर के मतलब क्या बात है यार, लड़के का तो मतलब उमंग ही उठ जाती है। देखो कुछ के मन में गुदगुदी होने लगी होगी, मुझे पता है। तो क्या हो गया? अगर उनकी सेक्रेटरी जो उनके यहाँ क्या है, प्राधिकृत है, अथोराइज्ड है, अगर वो का करके हमको प्रस्थापना देगी तो वो संविदा का सृजन हो जाएगा। लेकिन उनकी तरफ से कोई अपराधिकृत व्यक्ति अगर देता है प्रस्थापना, तो उस समय संविदा का सृजन नहीं होगा। अब ऐसे देखते हैं, पावेल बनाम ली, बड़ा अजीब सा नाम है, देखिए, ली, पावेल। पावेल कौन आया भाई? अफरोज अहमद जी आ गए, शिखा ज्वाइन कर लो बाबू इनको, साक्षी ज्वाइन कर लो यार।
तो इस पावेल बनाम ली के बाद में क्या है कि बाद में पावेल एक स्कूल के हेडमास्टर के पद के लिए आवेदक था। एक व्यक्ति था जो स्कूल में हेडमास्टर के पद के लिए आवेदक था, यानी वह आवेदन करने वाला था या आवेदक था। जैसे आप प्राइमरी स्कूल की परीक्षा को पास करके मास्टर बनने के लिए आवेदन करते हैं, क्या करते हैं? आवेदन करते हैं। तो जब आवेदन आप कर देते हैं तो आप आवेदक हो जाते हैं, आवेदन करने वाला। तो पावेल कौन है? यहां वादी है, बनाम ली कौन है? प्रतिवादी है। तो पावेल एक स्कूल में हेडमास्टर के पद के लिए आवेदन करता है। स्कूल की प्रबंधक समिति कौन होता है? प्रबंधक कौन होता है? जो प्रबंधक कौन होता है? अरे स्कूल प्रबंधक कौन होता है यार? जो मैनेजर होता है। तो स्कूल की प्रबंधक समिति मतलब कमेटी ने पावेल को हेडमास्टर पद के लिए चुन लिया। उन्होंने आवेदन दिया और उनको चुन लिया गया। परंतु कोर्ट की भाषा में ये परंतु बहुत आता है। परंतु उसे इसकी सूचना उक्त प्रबंधक समिति द्वारा नहीं दी गई। जैसे वो आया और उसको जो है समिति ने क्या किया? हेडमास्टर पद के लिए चुन लिया, ठीक। तो परंतु उसे इसकी सूचना उक्त प्रबंधक समिति द्वारा नहीं दी गई। तो उक्त प्रबंधक कौन हो गया? जो प्रबंधक था उसके द्वारा इसकी सूचना नहीं दी गई। फिर कह रहा है परंतु, अगर आप अभी नहीं समझते हैं तो अब समझिए। परंतु प्रबंधक समिति के एक सदस्य ने, हाँ बताइए सर। जैसे कि एडवोकेट लगाते हैं, अधिवक्ता लगाते हैं प्रत्याशी, ये महामंत्री, से इसका क्या मतलब होता है? प्रत्याशी और महामंत्री क्या होता है? जी सर। प्रत्याशी वो होता है जो प्रत्यर्दर्शित करता है, प्रत्याशी हो जाता है वो प्रत्यक्ष करता है। और महामंत्री जो होता है वो क्या होता है? कमेटी का मंत्री होता है, यानी उन सबका सरदार होता है। तो प्रत्याशी मतलब जो चुनाव को लड़ता है, समक्ष जाता है, वोट को मांगता है। महामंत्री का काम ये होता है कि जैसे मोदी जी करते हैं, वो घर घर जाकर के वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन आपका जो प्रत्याशी होता है, जो गांव में प्रधानी के चुनाव के लिए खड़ा होता है, वो घर घर जाकर के वोट मांगता है। ऐसा होता है ना। तो जो आपके समक्ष आकर के किसी चीज की मांग करे वह प्रत्याशी होता है, और जो पीछे से उसका संचालन करे वो कौन होता है? महामंत्री होता है। और उसका भी अगर कोई संचालन करता है तो वो क्या होता है? वो उप मुख्यमंत्री होता है। और उससे भी बड़ा कोई उसका संचालन करता है तो मुख्यमंत्री होता है। और उससे भी कड़ा अगर कोई संचालन करता है तो वो कौन होता है? वो संस्था का सचिव होता है। आगे चल करके एक दिन हम पढ़ा देंगे प्रबंधक और महामंत्री, मंत्री, सदस्य, पद सदस्य, ये सब एक दिन हमने सोचा भी एक दिन इसका पूरा चैप्टर ही आपको बताएंगे। मैंने वहां से समझाएंगे राष्ट्रपति के तीनों जो अंग हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को। फिर विधानसभा को परिसारित करने के बाद मंत्रिमंडल के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार, उसके बाद विधायकी इलेक्शन और इलेक्शन, ग्राम समाज का इलेक्शन कैसे होता है, इसका एक तो हो गया ये मंत्री समुदाय। फिर जो अधिकारी वर्ग सुनिश्चित किए जाते हैं, जिसको हम कार्यपालिका के अंतर्गत एक दिन पढ़े थे, पता नहीं आप थे कि नहीं उस दिन थे, उसमें पढ़ाए थे। हाँ, तो वो उस तरीके से एक दिन उसको बहुत बृहद रूप में पूरा लेक्चर चलाएंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। इसी देसी स्टाइल में बताएंगे ना, पूरा समझ में आ जाएगा। तो परंतु उसे इसकी सूचना उक्त प्रबंधक समिति द्वारा नहीं दी गई। उसे हेडमास्टर के पद के लिए तो चुन लिया गया, लेकिन उस जो समिति थी, तो समिति के प्रबंधक लोगों ने नहीं दिया था, बल्कि ऐसा हुआ कि समिति के एक सदस्य ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से पावेल को यह सूचना दे दी। माने वो व्यक्ति अपने आप में अकेले इतना पावर रखता था कि उसने पावेल को यह सूचना दे दी कि तुम हेडमास्टर पद के लिए क्या कर सकते हो, तुम्हें चुन लिया गया है, तुम ज्वाइन कर लो। तो उक्त प्रबंधक समिति ने पावेल की नियुक्ति रद्द कर दिया। सूचना दी, बेचारा जैसे ही ज्वाइन करने गया तो सबको पता चला कि तो बिन बुलाया मेहमान है। तो सबने क्या किया? उसकी स्वीकृति को, नियुक्ति को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। अब पावेल ने संविदा भंग के लिए वाद प्रस्तुत किया। पावेल को यह लगा ये तो संविदा भंग हो गई, एक तो हमको सूचना दिए कि आओ ज्वाइन कर लो, और वो भी लिखित भेज करके। भले ही क्या हुआ, संस्था का तो व्यक्ति था, भले ही एक व्यक्ति था, तो अब तो इन लोग हमको ज्वाइन नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब संविदा क्या हो गई? वो भंग हो गई। ऐसा किसका मानना है? पावेल का मानना है।
पावेल ने कहा, तर्क दिया कि उसके द्वारा उक्त पद के लिए दिया गया आवेदन प्रस्ताव था। उसने कहा जो मैंने आवेदन दिया था वो मेरा प्रस्ताव था, और उक्त समिति यानी उस समिति ने उसके उक्त पद के लिए चुनने का निर्णय प्रस्ताव प्रतिग्रहण था। उसके एक व्यक्ति ने, उसकी संस्था के एक व्यक्ति ने मेरे प्रस्ताव को मंजूर कर लिया, यानी वो प्रतिग्रहण था। परिणाम स्वरूप संविदा का सृजन हो चुका है। ऐसा किसने कहा? पावेल ने कहा। तो न्यायालय ने उसके तर्क को अस्वीकार कर दिया। आप लोग समझ चुके होंगे क्यों अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिग्रहण की सूचना प्रतिग्रहीता अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मतलब अथॉराइज्ड पर्सन द्वारा दी जानी चाहिए। उक्त प्रबंधक समिति के जिस सदस्य ने पावेल को प्रबंधक समिति के निर्णय की सूचना दी थी, उसको उक्त सूचना के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था। वो जो व्यक्ति था वो संस्था का अथॉराइज पर्सन नहीं था। अथॉराइज पर्सन का मतलब, जब आप इसको और बृहत रूप में पढ़ेंगे, केस उस लेंगे, तो अथॉराइज पर्सन का क्या होता है? एक लेटर होता है, संस्था उसको अथॉराइज करती है कि हाँ तुम मेरी तरफ से अपनी बातों को रख सकते हो। वो पूरा लेटर होता है, अथॉराइजेशन लेटर होता है। वो कहा कि यह शर्त अस्वीकार की जाती है। क्यों? क्योंकि इसे संस्था की जो समिति थी उसके किसी अथॉराइज पर्सन ने जो है इसकी सूचना नहीं दी थी। मोहम्मद काहे भाई कर लो यार, ऑफ कर लो, क्यों जो है काहे अनम्यूट करते? जब कोई बात करनी हो तभी आप लोग अनम्यूट करिए, नहीं तो मत करिए ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं, अब थोड़ा सा कुछ अंतर करके देखते हैं। अब तो हम लोग मोटी मोटा समझ गए होंगे इस चीज को, लेकिन थोड़ा सा अंतर करके सोचते हैं। केवल मानसिक प्रतिग्रहण नहीं समझ पाए आप लोग? अच्छा, अथवा मानसिक सहमति संविदा के सृजन के लिए पर्याप्त है? क्या आपका मानना है कि मन से ऐसे सोच लिया जाए? मैंने हर तरीके से आपको मतलब बताने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपके पूरा दिमाग में घुस जाए कि मन से ऐसे सोच लिया जाए कि ठीक मान लिए, ठीक स्वीकार। ऐसे भी तो होता है। आपसे जब कोई आके बात कहता है, कहो ऐसे ऐसे करवा, तो आप क्या कहते हैं? ऐसे कर देते हैं, माने मुंह से आप बोलते नहीं है। मौन रहना स्थापना की स्वीकृति नहीं माना जाता है। कहने का मतलब अगर आप मुन्न मुन्न कर दिए ना तो उस स्वीकृति नहीं माना जाएगा कि आप स्वीकार कर रहे हैं। कि हम आपसे आए या आपसे पूछे, मोहम्मद कैफ मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, 500 रुपये प्रति सब्जेक्ट लड़कों का लगता है, 300 रुपये प्रति सब्जेक्ट लड़कों का लगता है, जिसमें प्रति व्यक्ति 100 रुपया मुझे मिलेगा, बाकी संस्था को चला जाता है। संस्था क्या करती है? वकील समुदाय जो है उसका विकास करती है और फ्री में टीचरों को नियुक्त करती है जो फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप लोग पैसा दोगे तो मुझे सिर्फ 100 रुपया मिलेगा, बाकी सब चला जाता है। लड़का 500 देगा तो मुझे 100 मिलेगा, 400 चला जाएगा। लड़की अभी भी मिलता है, उसी के भरोसे तो यार मेरा घर चलता है, नहीं चलता कैसे? जो लड़की 300 रुपया देगी, 100 रुपया मुझे मिलेगा, 200 रुपया चला जाएगा खट्टा सीना। ठीक है, नारा के नाम पे भेजोगे पैसा, वो गप से चला जाता है। तो क्या हो गया? केवल मानसिक प्रतिग्रहण अथवा मानसिक सहमति संविदा सृजन के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल मौन रहना प्रस्थापना की स्वीकृति नहीं माना जा सकता। तो आप समझ ही गए होंगे ये क्या मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेल्ट हाउस बनाम बिंडले। इस वाद में वादी ने अपने भतीजे को पत्र द्वारा उसका घोड़ा क्रय करने का प्रस्ताव दिया। जो वादी था, जो पीड़ित था, या अभी पीड़ित नहीं है, वो तो जब वो धोखा हो जाएगा उसके बाद वो पीड़ित होगा। अभी के लिए इतना समझिए कि एक आदमी था, अंकल थे, उन्होंने अपने भतीजे को एक लेटर लिखा कि हे भतीजा, उसका घोड़ा क्रय करने का प्रस्ताव भेजा। किसका घोड़ा? अपने भतीजे के घोड़े को बेचने के लिए एक प्रस्ताव भेजा। अंकल ने भेजा, बेटा मैं तुम्हारा घोड़ा ना बेचना चाहता हूं। तो क्या भैया, उसने एक प्रस्ताव भेजा। पत्र में यह भी लिखा कि यदि प्रस्थापक को कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, उसने कहा कि यदि मुझे कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ तो यह मान लिया जाएगा कि उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। वो अंकल कहे कि देखो बेटा, हम तुमको एक पत्र द्वारा लिख रहे हैं कि तुम्हारा घोड़ा जो है वो क्रय करना चाहते हैं। सॉरी, मैंने दूसरा शब्द बोल दिया था, क्रय करना चाहते हैं। मैंने विक्रय बोल दिया था आप लोगों से, मैं माफी चाहता हूं इसके लिए। क्रय करना चाहता हूं,
मैं क्या करना चाहता हूं? क्रय करना चाहता हूं, खरीदना चाहता हूं। किसने कहा? अंकल ने अपने भतीजे से कहा। और फिर पत्र में उसने यह भी लिखा कि अगर तुम बेटा इसका उत्तर नहीं दिए तो हम ही मान लेंगे कि यह स्वीकार लिया है तुमने और हम तुम्हारा घोड़ा बेच देंगे। तो भतीजे ने पत्र पर कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु उसने नीलामकर्ता को उक्त घोड़ा बेचने से मना कर दिया। परंतु उसने उत्तर नहीं दिया, लेकिन नीलामकर्ता यानी जो नीलाम करता घोड़े को बेचने के लिए, तो उसने उसके लिए उसको मना कर दिया। परंतु नीलामकर्ता को यह बता दिया कि वह उस घोड़े को अपने चाचा के लिए आरक्षित कर रखा है। आप ध्यान से शब्दों को सुनिएगा क्या हुआ। अंकल ने कहा बेटे से कि मैं तुम्हारा घोड़ा बेचूंगा, खरीदूंगा, लेकिन अगर तुम हमारे प्रश्नों का, पत्र का हमारे तुम उत्तर नहीं देते हो तो मैं ये मान लूंगा कि आपने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। तो भतीजा तो था वो भी बड़ा चंट था, आप लोगों जैसा था, नहीं भेजा पत्र। जाओ अंकल जी जो करना हो कर लो, नहीं भेजेंगे पत्र। लेकिन परंतु जो नीलाम कर रहा था घोड़े को, उसको जाकर के ये बता दिया कि भाई साहब ये घोड़वा असल में हम अपने चाचा के लिए ही रखे हैं, चाचा के लिए ही हम रखे हैं, लेकिन मेरा घोड़े को नीलाम मत करो अभी। ऐसे धीरे से क्या कहा, है भैया सुनो, घोड़वा को नीलाम मत करो, हम अपने चाचा के लिए रखे हैं। तो नीलामकर्ता ने गलती से उस घोड़े को बेच दिया। कहा कि हम चाचा के लिए रखे हैं, लेकिन गलती से उस ससुरा बड़ा बदमाश था, एकदम अजय यादव की तरह था, उसने बेच दिया, घोड़े को बेच दिया। तो वादी ने, जिसका घोड़ा था यानी भतीजे ने, नीलाम करने वाले के विरुद्ध सम परिवर्तन के लिए, यानी उसने क्या किया था, सम परिवर्तन कर दिया था, बातों में परिवर्तन कर दिया। उसके लिए उसने वाद चलाया। कहां? वाद हमेशा न्यायालय में चलता है। क्या होता है? संस्थित होता है। तो न्यायालय ने वादी द्वारा संस्थित वाद को खारिज कर दिया। न्यायालय जो लड़का भेजा था, उसका जो कहा था ये बात, उस बात को उसने खारिज कर दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी अपनी स्वीकृति को संसूचना वादी को नहीं दी थी, क्योंकि भतीजे ने न्यायालय ने कहा कि वादी और संस्थित वाद को खारिज कर दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी और उसके भतीजे के मध्य संविदा का सृजन हुआ ही नहीं था, क्योंकि भतीजे ने अपनी स्वीकृति को संसूचना वादी को नहीं दी थी। उसने ये बात नहीं कहा था अपने चाचा से कि मैं घोड़ा तुम्हारे लिए रखा हूं। उसने उससे कह दिया था, जो नीलाम कर रहा था उससे कह दिया था कि मैं घोड़ा तुम्हारे लिए रखा हूं। अथवा स्वीकृति की संसूचना प्रस्थापक अथवा प्रस्तावक को, अथवा प्रस्थापक या प्रस्तावक द्वारा इस निमित्त अधिकृत अभिकर्ता को दे दी जानी चाहिए। यानी उसको अपनी चाचा को यह बात पत्र में लिख करके दे देनी चाहिए थी कि अभी मेरा घोड़ा नीलाम मत कीजिए, मैं घोड़ा आप ही के लिए रखा हूं। ऐसा उसे कह देना चाहिए था, तब वो संविदा होती। अभी संविदा के सृजन के लिए वो पर्याप्त नहीं थी। तो क्या हो गया कि प्रस्थापक द्वारा किसी अजनबी को दी गई संसूचना संविदा सृजन के लिए पर्याप्त नहीं है। इस वाद में भतीजे का आशय वादी के प्रस्ताव को स्वीकार करने का था और उसे नीलामकर्ता को अपना यह आशय संसूचित भी किया, परंतु वादी अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकर्ता को स्वीकृति की संसूचना नहीं दी गई। इस कारण संविदा का निर्माण नहीं हुआ। अरे जब जा करके नीलामकर्ता को बता दिया, अपने चाचा को बताया ही नहीं, तो संविदा का निर्माण ही नहीं हुआ। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं जो किसी को नहीं पता होगी, मेरी गारंटी है। यस सर। साक्षी आप हो? यस सर। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि आप लोग देखे होंगे कि न्यायालय क्या कहता है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी उसके भतीजे के मध्य संविदा का सृजन नहीं हुआ था, क्योंकि भतीजे ने अपनी स्वीकृति की संवेदना वादी को नहीं दी थी। प्रतिगृहीता। अब देखिए, न्यायालय जब कोई फैसला देता है तो ऐसे नहीं देता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम आपके घर चोरी कर लिए और मामला कोर्ट में चला गया, तो ये न्यायालय नहीं कहता है कि तुम चोर हो, मुझे ये नहीं कहेगा कि तुम चोर हो, ऐसे नहीं कहता है। न्यायालय उसको अपने शब्दों में परिभाषित, न्यायालय का काम ये नहीं होता है मुझे सूचना देना। न्यायालय का काम होता है, वो समाज सुधारक है, वो सिर्फ सबको सजा देता फिरेगा। न्यायालय कभी सजा नहीं देता है, उसके शब्द अलग होते हैं। ध्यान दीजिए वो क्या कहता है, वो अपने शब्दों में क्यों वो ऐसा करता है, क्योंकि न्यायालय द्वारा कोई भी शब्द, उसके मुख बिंदुओं से निकला हुआ शब्द
इस समाज के लिए एक प्रेरणा और एक उदाहरण स्वरूप एक प्रकार का कानून या निबंध बन जाता है। इसलिए वह अपने शब्दों में किसी को डायरेक्ट ये नहीं कहता है कि इसे फांसी पर लटका दो, वह कहता है कि इस तथ्य को देखते हुए यह साक्ष्य जो प्रस्तुत हुए हैं, इनकी गणना और मूल्यांकन के आधार पर इन धाराओं के अंतर्गत यह धाराएं कहती हैं कि ऐसी अवस्था में अपराधी को फांसी पर लटका देना चाहिए। वो ये नहीं कहता है, वो ये नहीं कहता है कि रमेश ने निर्भया कांड में निर्भया के साथ बलात्कार किया था, उसको फांसी पे लटका दो, नहीं। वह अपने शब्दों में इस समाज को एक सूचना देता है। वो क्या कहता है कि प्रस्थापक अथवा प्रस्तावक को अथवा प्रस्थापक या प्रस्तावक द्वारा इस निमित्त अधिकृत अभिकर्ता को दे दी जानी चाहिए। प्रस्थापक द्वारा किसी अजनबी को दी गई संसूचना संविदा के सृजन के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने यह नहीं कहा कि चाचा ने चाची को नहीं किया तो चाची ने ऐसा कर दिया, ना ना ना, चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी की चौक पर 4 बार चट्टी से चटनी चटाई, ना 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 ना, ऐसा नहीं कहा उसने समाज को यह संदेश दिया कि प्रतिगृहीता अथवा स्वीकृता, प्रतिगृहीता अथवा स्वीकृता के द्वारा क्या हुआ, संसूचना प्रस्तावक को नहीं दी गई थी। यानी भतीजे ने अपने चाचा को यह नहीं बताया था, लेकिन उसने भतीजे और चाचा का नाम केवल एक बार यहां लिखा है, क्योंकि भतीजे ने अपनी स्वीकृति की संसूचना वादी को नहीं दी थी, खारिज भी नहीं किया है, बस शब्दों का उल्लेख कर देता है। तो यह न्यायालय की अपनी एक पहचान होती है कि वह कोई पक्ष का फैसला जब देता है तो वादी को सजा तो देता है, लेकिन वह नीचे उसको उल्लिखित करता है कि उसको यह सजा क्यों दी जा रही है, ताकि जो जजमेंट है वो जजमेंट पूरे समाज में जाता है। जैसे सब लोग पढ़ते हैं जजमेंट को, अब हम धीरे धीरे जब वकालत में घुस जाएंगे ना तो जजमेंट पढ़ेंगे, लीग ऑफ जजमेंट का वो पूरा आता है, चैप्टर आता है, बहुत मोटी मोटी नहीं देखते हैं वकीलों के यहाँ बुक लगी रहती है, वो सब जजमेंट की बुक होती है, कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश की बुक होती है। जब तो कोर्ट न्यायालय जब कोई प्रकार का निर्देश दे देता है तो वह विधि के अंतर्गत आता है। यानी किसके अंतर्गत आता है, विधि ला के अंतर्गत आता है। उस पर संवैधानिक अधिकार सबका होता है, उसका पालन सबको करना चाहिए, उसका इसीलिए न्यायालय को सर्वोपरि माना जाता है। लोग कहते हैं कौन, अरे का सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो जाएंगे क्या आप? तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी दशा में वो क्या कहता है, समाज को संदेश देता है। निर्भया कांड में उसने क्या क्या किया था, तो उसने यही कहा था कि इस तरह के कृत्य जिसमें एक महिला को क्षतिपूर्ण ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया गया कि वह भगवान को प्यारी हो गई, मृत्यु की अवस्था में चली गई, तो ऐसी शर्मनाक घटनाएं, चूंकि ऐसे लोग समाज के लिए एक अच्छा विषय नहीं है, ऐसे लोगों के रहने से समाज में एक गलत संदेश जाएगा, अतः न्याय व्यवस्था के अनुरूप ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अतः ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते पर लटकाकर इनके जीवन को समाप्त करना चाहिए, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि भारत के विधि में ऐसे सिद्धांत और ऐसे उपवाद उपस्थित हैं जो ये कहते हैं कि जो समाज के लिए हितकर नहीं है उसे इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही जजमेंट था उनका। वो नहीं कहे कि चारों को पकड़ा, चारों ने गलती किया, फांसी लगा दो, नहीं। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि ऐसे कृत्यों की सजा क्या होती है, वो फांसी होती है। तो चाचा वाला बाद क्या था वो आप लोग समझ ही गए होंगे। अच्छा, एक बात और है, दूसरे शब्दों में न्यायालय ने यह भी कहा, क्या कहा, कि प्रस्थापक अथवा प्रस्तावक यह शर्त नहीं लगा सकता कि यदि जिस व्यक्ति को प्रस्ताव किया गया है अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना नहीं देता तो यह मान लिया जाएगा कि प्रस्तावक स्वीकार कर लिया है। प्रस्तावक जिस व्यक्ति को प्रस्ताव किया गया उस पर उत्तर देने का दायित्व भारित नहीं कर सकता। इस वाद में वादी ने पत्र में लिखा था, यदि उत्तर नहीं दिया गया तो वह मान नहीं होगा कि उसका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा मान लेने का अधिकारी वादी को सुलभ नहीं था, ऐसा मान लेना अधिकारी वादी को सुलभ नहीं था। भतीजे का मौन रहना स्वीकृति अथवा प्रतिग्रहण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मौन रहना प्रतिग्रहण नहीं है।
यानी कि अगर आपको किसी ने पत्र लिखा, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आप मौन रह गए, तो क्या हो गया? वह प्रतिग्रहण नहीं है, वहां संविदा का निर्माण नहीं होगा। अगर उसने लिखित भेजा तो आपको लिखित जवाब देना है, तभी जाकर के क्या होगा? प्रतिग्रहण होगा, अब उसका निर्माण होगा। अच्छा सर, जो जजमेंट रहता है, हाँ जो जजमेंट होता है, अगर उसी तरह का कोई मामला रहता है तो उस मामले को दर्शा कर जो है या हाँ कोर्ट में किया हाँ जाता है हाँ ना, कि हाँ इस हाँ, तरह के मामले बिल्कुल में। किया, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हुआ ना, न्यायालय जो जी देता जी है वो समाज को संदेश देता है, तो उस संदेश को दिखा जी करके आप जाकर के उससे कहते हैं कि हाउ वाले मामलों में तो आप ऐसा कहे थे। जी तो न्यायालय भी तो एक इंसान है ना। जैसे जैसे जी अभी जी। एक बीच में हमने केस पढ़ाया था बच्चों को, पता नहीं आप थे या नहीं थे, उसमें पढ़ाया नहीं गया कि थे सर। एक एक औरत जो है, उसकी बेटी दूसरे शहर में रहती थी, वहां किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली, तो वह औरत अपनी बेटी को उस घर से निकाल रही थी। तो समाज ने संदेश दिया कि ऐसे कृत्य, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने पसंद के किसी पति को, किसी आदमी को अपना आदमी चुन लेती हैं, किसी को अपना औरत चुन लेता है, कोई लड़की लेके भाग जा रहा है। दुनिया भर की तो कहानी हो रही है आज के समाज में। तो अगर अच्छा ऐसे ही हम सबको घर से निकालते चले, तो एक समय ऐसा आएगा कि सब लोग सबके घर से निकल जाएंगे, एक समय आएगा ये दुनिया ही खाली हो जाएगी। तो यह समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों की गलती को माफ किया जा सकता है, उन्हें सुधार किया जा सकता है, जिसके लिए उनके सुधार गृह बने हैं, यह भी कहा था। चलिए, भगवती प्रसाद पवन कुमार, भगवती प्रसाद पवन कुमार बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भगवती प्रसाद पवन कुमार एक साथ इसलिए लिखा है कि यह एक फर्म का नाम था, भगवती प्रसाद पवन कुमार। बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ? रेलवे को माल सौंपा जिसको रेलवे ने परिदत्त नहीं किया। अब परिदत्त क्या होता है? परिदत्त मतलब ये होता है पहुंचाना, डिलीवर्ड करना। ठीक है, डिलीवर नहीं कहते ना, डिलीवरी ना कैला हमारा, यार हमारा डिलीवरी नहीं आया अभी, तो डिलीवरी वही डिलीवर्ड होता है, परिदत्त उसे कहते हैं। तो रेलवे को माल सौंपा जिसको रेलवे ने परिदत्त नहीं किया। माल सौंपने वाले व्यक्ति ने परिदत्त किए गए माल के मूल्य का दावा किया। कहने का मतलब इसमें यह हुआ कि रेलवे को माल सौंपा जिसको रेलवे ने डिलीवर नहीं किया। रेलवे को माल सौंपा गया कि फला जगह पर तुम पहुंचा देना। जैसे आप कहते हैं ना कि हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली से तो रामनगर मोटरसाइकिल जाएगी नहीं, तो एक काम करो, ट्रेन के बोगी में बुक कर दो, वो ट्रेन वाला पहुंचा देगा, रेलवे वाले पहुंचा देंगे। तो ऐसा ही कुछ कृत्य हुआ कि रेलवे को माल सौंपा गया और उसको बोला गया कि ये डिलीवर कर देना। तो माल सौंपने वाले व्यक्ति ने परिदत्त किए गए माल के मूल्य का दावा किया। जब मलबा नहीं पहुंचा, तो जो व्यक्ति था जिसका सामान पहुंचाना था, उसने क्या किया? परिदत्त किए गए मूल्य का दावा किया। यानी डिलीवर्ड करने के लिए जो मूल्य निर्धारित किए गए थे, उसने कहा जब ना माल वापस किया तो हमारा पैसा वापस करा। इसका मतलब बस इतना ही है, नहीं हमारा माल पहुंचा तो हमारा माल वापस कीजिए। तो रेलवे ने उसके दावे के भाग को स्वीकार कर लिया। रेलवे ने उसका दावा था उसको स्वीकार कर लिया और इसके लिए उसे 2 चेक दिया। इसके लिए उसे 2 चेक दिया और स्पष्ट कर दिया कि चेक रखने या इसका भुगतान प्राप्त करने पर इसे स्वतः संपूर्ण दावे का भुगतान माना जाएगा। उसने चेक का भुगतान प्राप्त किया और बाद में विरोध किया। चेक का भुगतान भी प्राप्त किया परंतु विरोध किया। न्यायालय ने चेक का भुगतान करने के लिए रेलवे के प्रस्ताव को विवक्षित स्वीकृति माना। उसने विवक्षित स्वीकृति माना। विवक्षित स्वीकृति क्या होती है? साक्षी, यस सर। विवक्षित स्वीकृति क्या होती है? सर, विवक्षित स्वीकृति में जिसने प्रेम और व्यवहार से सर बताया गया हो, नहीं, उनसे कहा गया हो। विवक्षित स्वीकृति ये होती है। यस सर। विवक्षित स्वीकृति यहां आप जो बता रही हैं वो विलक्षित है, ये विवक्षित है। विवक्षित स्वीकृति का मतलब रेलवे ने क्या कर दिया? उसके ऊपर थोप दिया कि ये 2 चेक पकड़ा तो और माल ना पहुंचेला, जाके अपन पैसा वैसा ले ला, वारे रहा जब यार ना जरूरत है। तो न्यायालय ने चेक का भुगतान करने को रेलवे के प्रस्ताव को विवक्षित स्वीकृति माना
और उसने उसके द्वारा प्रस्तुत दावे के आवेदन को खारिज कर दिया। किसके आवेदन को? जो उसने आवेदन किया था। तो विवक्षित स्वीकृति क्या हो गई? अप्लायड हो गई, इंप्लायड हो गई। उसने क्या किया? उसने कहा भैया ये चेक पकड़ो, अपना जाओ, ले जाओ, अपना चेक क्लियर करा लो। तो जब वो चेकवा ले रहे थे ससुर, उस समय तो मान गए ना उसकी बात को। उसी समय उनको जो है क्या करना चाहिए था? उसी समय उसको उनका विरोध करना चाहिए था कि ना ना हम चेक नहीं लेंगे, हमारा माल नहीं पहुंचाए हैं, तो उसका जो है हमें कुछ उपाय बताइए कि क्यों नहीं माल पहुंचाए। लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया और उन्होंने शांतिपूर्वक चेक को स्वीकार कर लिया। यानी यहाँ ये तथ्य साबित होता है कि उन्होंने कुछ भी बवाल नहीं किया और प्रेम पूर्वक प्यार से उसको जो है स्वीकार किया चेक को, और चेक को लेकर के जो है वो चले गए। विवक्षित प्रस्थापना मतलब होता है इंप्लाइड प्रपोजल। या यहाँ पे चूंकि शब्द को थोड़ा सा अलग किया गया है, तो यहाँ प्रपोजल का मतलब होता है, मतलब क्या होता है, मतलब ऑफर, ऑफरी, ऑफर, ऑफरी, प्रस्तावक, प्रस्तावकर्ता, अभिज्ञाकर्ता, वचनकर्ता। तो उसका मतलब ये हो गया कि अगर उन्होंने चेक को लिया तो चेक को जो है वो स्वीकार कर लिया और लगा करके पैसा निकाल लिए, तब उसके पास ये अधिकार नहीं होता है कि अब तुम जा करके न्यायालय का समय खराब करो और वहां जा करके दावा करो कि हमारा सामान नहीं पहुंचाए, ये नहीं किए, वो नहीं किए। तो न्यायालय ने क्या किया? उसकी स्वीकृति माना और उसके द्वारा प्रस्तुत दावे के आवेदन को खारिज कर दिया, उसको विवक्षित स्वीकृति मान लिया। ठीक है ना? विवक्षित क्या होता है? इम्प्लाइड प्रपोजल होता है। इम्प्लाइड प्रपोजल होता है, प्रस्थापना हो गया। यहां प्रपोजल ना करके उसको कह दीजिए एक्सेप्टेंस कर दीजिए या ऑफर ही कर दीजिए। तो विवक्षित क्या हो गई? ऑफरी हो गई। तो विवक्षित ऑफरी क्या होती है? कि किसी व्यक्ति से कोई दो शर्तों में होती है, या तो कोई तीसरा व्यक्ति आकर के आप दोनों लोगों में मान मनोवल कर दे। कोई तीसरा व्यक्ति आए, कहे यार काहे झगड़ा कर रहे हैं आप लोग, मान जाइए दोनों लोग, और जबरदस्ती कहे है मान जाओ यार, आप भी मान जाओ यार, लेकिन दोनों लोगों की वो सहमति ले ले। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती एकदम गला दबा करके मना दे, ऐसा ना हो। वो एक ताकत के साथ दबाव बनाए, लेकिन दोनों को समझा बुझा दे, अरे ठीक है भाई वो नहीं पहुंचाए तो तुम इसका पैसा ले लो और जाने दो यार। ऐसा होता भी होगा गांवों में। तो यह तरीका जो है वो क्या होता है? वो इम्प्लायड प्रपोजल होता है या इम्प्लायड एक्सेप्टेंस होता है। तो इस तरीके से जो है उसको न्यायालय ने यह माना कि भाई ये विवक्षित स्वीकृति है, आपने जो स्वीकृति की है वो विवक्षित है, यानी अपने खुद निर्णय को लेकर के आपने चेक को स्वीकार कर लिया है और आप कहते हो कि अब जो है दावा करते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। तो न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि चेक का भुगतान प्राप्त करने के पूर्व विरोध नहीं किया गया। अभी हमने अपनी बातों में कहा था कि जब ससुर चेका ले रहे थे उसी समय चिल्लाना चाहिए था कि हम चेक नहीं लेंगे, हमारा माल पहुंचाइए, हमारा सामान पहुंचाइए। अब चेक ले लिए, पैसा भी ले लिए, तो आए हो यहाँ पे बकवास करने, इसका मतलब इतना हुआ। तो न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि चेक का भुगतान प्राप्त करने के विरोध में नहीं किया गया है। उसने कहा कि चेक ले रहे थे तब नहीं बोले, अतः भुगतान प्राप्त करने को प्रस्ताव की स्वीकृति माना जाएगा। यानी जब वो पैसा दिया और आपने उसको स्वीकार कर लिया, यानी इसको क्या कहा जाएगा? स्वीकृति माना जाएगा। यहां तीसरा व्यक्ति कोई नहीं आया है, यहां तीसरा व्यक्ति कोई नहीं आया है समझाने बुझाने। आप आपस में समझ बूझ करके एक अच्छे शिष्टाचार और अच्छे सद्भाव के साथ प्रेम पूर्वक आपने उसको स्वीकार कर लिया। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्ताव की स्वीकृति आचरण द्वारा भी हो सकती है। सारे का सार बस इतना ही था कि जब आप चेक ले लिए, वहां पे ये प्रूफ हो गया कि आपका आचरण जो है, व्यवहार वो अच्छा था। इस कारण यह क्या हो गई? एक विवक्षित स्वीकृति हो गई, जिसमें आरक्षण और व्यवहार वो बहुत अच्छे थे उसके, लेकिन तीसरा व्यक्ति नहीं प्रवेश हुआ, ये लोग आपस में ही समझ लिए।
परंतु फिर आ गया, कोर्ट कहता परंतु इसके लिए स्पष्ट होना चाहिए कि आचरण प्रस्ताव को स्वीकार करने के आशय से किया गया है। आशय वास्तविक अथवा दृश्यमान, दृश्यमान मतलब स्पष्ट रूप से अपैरेंट हो सकता है। चलिए भाइयों, यह संविदा में सुपुर्दगी, सुपुर्दगी मतलब जैसे लोग कहते हैं ना, अरे यार इनको सुपुर्द कर दीजिए, तो सुपुर्दगी मीन्स होता है डिलीवरी, डिलीवरी की तिथि। तो संविदा में परिधान या सुपुर्दगी या डिलीवरी, इंग्लिश में परिधान, हिंदी में परिधान भी कहते हैं और सुपुर्दगी भी कहते हैं। तो मैंने दोनों को इसीलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि परिधान का मतलब सुपुर्दगी होता है और डिलीवरी भी होता है, यानी माल को पहुंचा देना, सुपुर्द कर देना, परिधान कर देना। परिधान मतलब ऐसे समझिए, परि मतलब पराया, दान मतलब दान देना, तो परिधान कर देना, पराये को दान कर देना, यानी पराये को सामान को दे देना, उसको सुपुर्द कर देना, डिलीवरी दे देना। तो नियम क्या कहा कि यदि संविदा में परिधान, सुपुर्दगी, डिलीवरी की तिथि नियत है और वस्तुओं का परिधान क्रेता को उक्त तिथि के बाद किया जाता है, तो क्रेता वस्तुओं को अपने पास रखता है और युक्त समय के भीतर विक्रेता को इस बातों की सूचना नहीं देता है कि उसके पास माल को अस्वीकार कर दिया है, तो यह मान लिया जाएगा कि क्रेता ने माल स्वीकार कर लिया है और संविदा का निर्माण हो जाएगा। यदि ऐसा हो जाए कि संविदा में परिधान, सुपुर्दगी, डिलीवरी की तिथि नियत है, यानी यह ऐसा हो कि रेलवे को हमने सामान दिया कि तुम पहुंचा देना और रेलवे कह दे, जैसे अमेजन वाले कहते हैं ना कि 16 तारीख तक डिलीवर्ड हो जाएगा आपका माल, आपका सामान 16 तारीख तक, नया मोबाइल एक्स प्रो जो है वो आपको डिलीवर्ड हो जाएगी। यानी वो क्या कर रहा है, वो आपको नियत तिथि बताता है, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, वो संविदा होती है, एक बार जान लीजिए आज। तो क्या हो गया कि तिथि नियत है, यानी तिथि का निर्धारण किया गया है, और वस्तुओं का परिधान यानी कि वस्तुओं की डिलीवरी क्रेता को उक्त तिथि के बाद की जाती है। यानी ऐसा कुछ हो जाए कि आपको कहा गया कि 10 तारीख को आपकी मोबाइल मिल जाएगी, लेकिन वो 10 को ना मिल करके कब मिलती है, 12 तारीख को मिलती है, तो क्रेता वस्तुओं को अपने पास रखता है। तो क्रेता वस्तुओं को अपने पास, यानी आपके पास 12 तारीख को आपको मिला नहीं, तो यानी वो 10 तारीख तक तो उसी के पास रहा होगा जिसको वो वित्त, तो और युक्त समय के भीतर विक्रेता को इस बात की सूचना नहीं देता है। यानी उसने 12 तारीख को 10 तारीख का मोबाइल पहुंचाना था, लेकिन उसने 12 तारीख को आपको पहुंचाया, और आपने इसकी जानकारी विक्रेता को नहीं दी। यानी आप उसको फोन करके बताए होते कि अरे यार तो 10 तारीख का डेट रहा, आज जो है 12 तारीख हो गया, कि उसने माल को अस्वीकार कर दिया है। किसने स्वीकार कर दिया है, इस बात की सूचना नहीं देता है। कौन, फिर से पढ़िए, युक्त समय के भीतर विक्रेता को इस बात की सूचना नहीं देता है। तो विक्रेता को कौन सूचना देगा, क्रेता देगा कि उसने माल को अस्वीकार कर दिया। यानी जो मोबाइल पा रहा है वो फोन करके कहेगा भाई तू 10 तारीख को देना था, तुम 10 तारीख को नहीं दिया, 12 तारीख को हम नहीं लेंगे। तो यह मान लिया जाएगा कि क्रेता ने माल स्वीकार कर लिया है और संविदा का निर्माण हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको सारे का सार बस इतना आपको समझाने का है कि आपने अगर मोबाइल अमेजन पे ऑर्डर दिया और उसने कहा कि भैया 10 तारीख तक पहुंचा देंगे, और 10 तारीख को उसने नहीं पहुंचाया, फिर आप 12 तारीख को फोन करके उसको बताए कि भाई 10 तारीख को पहुंचाना, तुम 10 तारीख को नहीं पहुंचाए, तो आप चाहे तो आप ये कह देंगे कि भाई साहब हमको आपकी मोबाइल नहीं चाहिए। तो वो क्या करेगा, आपकी मोबाइल को क्या करेगा, अस्वीकार कर देगा। किसको, क्रेता को, और वो माल को क्या करेगा, अपने पास ही रख लेगा, मतलब आपको नहीं देगा, अपने पास रख लेगा। तो यह संविदा का निर्माण हो जाएगा। क्यों निर्माण हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था 10 तारीख तो आपको पहुंचाएंगे, 10 तारीख तक नहीं पहुंचाया, 12 तारीख को आपने ही उसको अपनी तरफ से मना कर दिया, तो यह संविदा नहीं हुई। क्योंकि उसने 10 तारीख के बजाय लेट किया 12 तारीख, लेकिन आपने उसको जानकारी दे दी कि ठीक है मुझे नहीं चाहिए, रख लो अपने पास। तो अपने पास क्रेता ने माल को स्वीकार कर लिया, यानी उसने अपने पास रख लिया, तो संविदा का निर्माण हो जाएगा। हाँ, फिर बाद में आप क्लेम करने जाएंगे
तो अमेजन वाला कहेगा, इसीलिए आप देखे होंगे कि अमेजन वाले रिमाइंडर भेजते हैं, अगर लेट होता है तो सूचना भेजते हैं, तो आप उस पर कहते हैं, स्वीकृति देते हैं, हाँ ठीक है पहुंचा दीजिए। तो ये सब वो इसीलिए करते हैं ताकि जो है आप कल को कोई क्लेम ना कर पाएं, तो संविदा का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार प्रतिग्रहण की संसूचना देनी आवश्यक है। इस प्रकार यह प्रूफ होता है कि प्रतिग्रहण यानी स्वीकार करने की संसूचना देना आवश्यक है, परंतु प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्तावक अथवा प्रस्ताव के हित में होती है। ऐसी सूचना ना हो कि तुमके मारे गरिया कह दे, ऐसी ना हो। प्रस्तावक अथवा प्रस्थापना प्रस्तावक के हित में होती है, और इस कारण यदि वह चाहे तो प्रतिग्रहण की सूचना प्राप्ति के अधिकार को छोड़ भी सकता है, और चाहे तो प्रतिग्रहण को स्वीकार करे या ना करे, छोड़ दे, उसकी मर्जी है। जहां प्रस्थापना जनसाधारण को की जाती है, यानी जहां प्रस्थापना जनसाधारण यानी आम जनता को की जाती है, अर्थात सामान्य प्रस्ताव जनरल ऑफर की दशा में प्रस्थापना की स्वीकृति की संसूचना देनी आवश्यक नहीं है। तो ये सारे जो नियम आप पढ़ रहे थे, ये उस चीज के लिए है जहां कोनो मजबूत मैटर हो। अब छोटा मोटा कोनो मैटर है तो जनरल ऑफर अगर है तो उसके लिए स्वीकृति की संसूचना देनी आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसी दशा में यह मान लिया जाता है कि प्रस्थापन संसूचना प्राप्त करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया है, और प्रस्थापना की शर्तों को पूरा किया जाना प्रस्ताव प्रस्थापना का प्रतिग्रहण माना जाता है, जनरल बातों में। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, आप लोगों को मैंने शायद 1 या 2 दिन पहले ही ये चैप्टर पढ़ाया था, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मॉल कंपनी। इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पे न नियम बना है, कानून बना है। तो ये पूछ लेगा आपसे, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मॉल कंपनी के वाद का उल्लेख कीजिए, तो आपको पता ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। तो हम इसको ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा ही बताएंगे, क्योंकि पहले बताए हुए हैं। कंपनी ने विज्ञापन दिया जो कि कंपनी द्वारा निर्मित बालकोलिक स्मॉल बॉल का प्रयोग लिखित निर्देश के अनुसार किया गया था कि अगर कोई उसको लेगा, उसको यूज करेगा तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, सरकार कंपनी ने कहा था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसको 10 पाउंड का इनाम भी देंगे, और उसके लिए 1000 पाउंड हम अपने बैंक में जमा करके रखे हैं। फिर औरत उसको यूज करती है, उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, और न्यायालय में वो उसको जो है क्या करती है, वाद स्थापित करती है, जिसे न्यायालय अस्वीकार कर देता है। पहले तो फिर वो कहती है कि नहीं, इसमें वाद स्थापित हुआ है, तो वह अपने तथ्यों को पेश करती है, कहती है देखिए श्रीमान, इन्होंने शर्त रखी थी, किसमें, न्यूज में। तो आपको भाइयों में पहले भी पढ़ा चुका हूं कि अगर शर्त के द्वारा कोई विज्ञापन किया जाता है तो वहां संविदा का निर्माण हो जाता है। तो न्यायालय ने कार्लिल को यह अधिकार दिया कि हाँ, तुम्हें तुम्हारा जो है पूरा प्रस्ताव मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव दिया था, क्योंकि उन्होंने शर्तों का निर्माण किया था और आपने उसकी स्वीकृति कर ली थी। हरभजन लाल बनाम हरचरण लाल और लालमन बनाम गौरी दत्त का वाद भी इसी पर आधारित है। हरभजन लाल बनाम हरचरण लाल और लालमन बनाम गौरी दत्त, दोनों केस हम आपको पढ़ा चुके हैं, शायद कल या परसों में पढ़ाए थे। क्यों विकास बाबू, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे?